हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। और पोषण में जो है पेड़ पौधे में जो पोषण होता है उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास तक जो है पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर में पोषण। पेड़ पौधे में जो पोषण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसके बारे में तो देख लिए थे। अब हमको पढ़ना है क्या कि मानव शरीर में जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ठीक है, आज हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं मानव शरीर में पोषण। और हाँ, हमारे वीडियो ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, उसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है कि नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, तो मानव शरीर में पोषण उसके बारे में पढ़ना है। तो मानव शरीर में जो पोषण होता है और यह जिस विधि द्वारा होता है उसको कहते हैं, उस विधि को प्राणी संपोषण। जैसे कि पोषण के बारे में पढ़ रहे थे तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्वपोषण और परपोषण, है कि नहीं। तो स्वपोषण जिसमें जो है पोषण खुद होता है, और परपोषण में जिसके लिए जो है जो भी प्राणी जो है दूसरे पर आश्रित रहता है उसको परपोषण कहते थे। तो परपोषण में देखे थे कि परपोषण में जो पोषण होता था 3 प्रकार से पोषण होता था। एक था मृतजीवी पोषण, उसके बाद परजीवी पोषण, और एक था प्राणी संपोषण। तो मानव में जो पोषण होता है, मानव में वो प्राणी संपोषण होता है। मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, और मृतजीवी के बाद जो है परपोषण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। प्राणी संपोषण जो है, ये जिस प्रक्रिया द्वारा मानव में पोषण होता है वो कौन सी प्रक्रिया है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या करना होता है, इसमें जो है भोजन ग्रहण होता है, उसके बाद भोजन पचता है, उसके बाद कई सारी प्रक्रिया है, उसी को तो यहाँ पर समझना है। तो अभी इतना समझिए कि मानव शरीर में जो पोषण होता है वह किस विधि से होता है, प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजोइक पोषण। इसको कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, है कि नहीं। प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। और यह होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, प्राणी संपोषण जो होता है मानव शरीर में, यह जो है 5 अवस्था में जाकर के पूरा होता है। 5 अवस्था में जाकर के पूरा होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है मानव शरीर में कितने अवस्था में पूरा होता है, 5 अवस्था में जो है पूरा होता है। 5 अवस्था में जो है पहला अवस्था है, पहला अवस्था को कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। इंजेशन इंग्लिश में इंजेशन को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण, इंजेशन, अंतर्ग्रहण। इसका दूसरा जो अवस्था है वो दूसरा अवस्था का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। पहले क्या होता है, इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद जो होता है वह है अवशोषण। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण के बाद वाला जो प्रक्रिया है वह है स्वांगीकरण। क्या है, स्वांगीकरण। और इसके लास्ट जो स्टेज है, ये स्वांगीकरण के बाद है, इसको कहते हैं मलत्याग। मलत्याग। तो देख लिए 5 अवस्था में जो है प्राणी संपोषण प्रक्रिया पूरा हो रहा है। पहला अंतर्ग्रहण में क्या होता है, मनुष्य जो है यानी कि मानव जो है भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण में क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, पाचन होगा। पाचन में क्या होता है, अंतर्ग्रहण में तो इतना सा ये छोटी प्रक्रिया है, भोजन हाथ से लिए और मुंह में डाल लिए, हो गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन जो होता है, पाचन में होता है कि जितने भी जटिल भोजन के अणु है, वो जटिल जो भोजन के अणु है वो जो होता है पचता है, और पच करके जो है छोटे छोटे अणु में जो है एंजाइमों के मदद से जो है पच करके छोटे छोटे अणु में परिवर्तित होता है। और पाचन होने के बाद जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जो है पाचन होने के बाद उस ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है, अवशोषण करता है। वो कोशिकाएं जो है पाचन होने के बाद उस भोजन को अवशोषण करता है, और वो कोशिका जो अवशोषण किया है उस भोजन का, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुआ वो स्वांगीकरण कहलाता है।
ठीक है, ऊर्जा प्राप्त हुआ वो स्वांगीकरण कहलाता है। और अंतर्ग्रहण में जो भोजन किया गया था उसका वैसा पार्ट जो नहीं पच पाया है वह हमारे शरीर के लायक नहीं है, वो क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मल त्याग कहते हैं। ठीक है, मल त्याग बोले तो इजेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहां तक तो समझ लिए 5 अवस्था में पूरा होता है। आगे देखते हैं, आगे इससे आगे ये 5 अवस्था जो हम देखें अंतर्ग्रहण से लेकर के मल त्याग तक, ये पांचों अवस्था में जो है सबसे जटिल प्रोसेस और सबसे जो बड़ा प्रोसेस होता है वो पाचन में होता है। अंतर्ग्रहण में तो भोजन उठाया और मुंह में डाल लिया, हो गया अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या था, अवशोषण था। अवशोषण में जो भोजन को, जो शरीर में जो भोजन पचा, पाचन के बाद जो अवशोषण हुआ तो उसमें क्या किया, कोशिका जो है उस पचे हुए भोजन को अवशोषित किया। लेकिन ये पाचन जो होता है, ये पाचन जो है एक लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और इसी पाचन को जो है, ये पाचन की जो प्रक्रिया है इसी को जो है पहले समझते हैं। ठीक है, पाचन को देखते हैं। और ये पाचन जो होता है, पाचन ये ह्यूमन बॉडी में होता है। कहाँ होता है, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी बोले तो मानव शरीर में जो है पाचन होता है। कहाँ पाचन होता है, मानव शरीर में। और मानव शरीर में पाचन जब होता है तो पाचन मतलब भोजन को पाचन करने के लिए एक सिस्टम की तो जरूरत पड़ेगी, और उसी सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ रहता है, मानव शरीर में ही तो रहता है, या वैसे जंतु में रहता है जिसमें जो है पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा होते हैं, यानी कि प्राणी संपोषण में होता है, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और ये पाचन की प्रक्रिया होगी। तो ये पाचन जो हो रहा है और जिस सिस्टम से पाचन हो रहा है उस सिस्टम का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब हम लोग किसको समझ लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है पढ़ते हैं यहां से एक एक करके। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पाचन में किसको पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू होता है ये मुंह से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, ये मुंह से। मुंह यानी कि मुंह बोले तो माउथ से शुरू होता है। कहां से, माउथ से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू होकर के जो है यह लार्ज इंटेस्टाइन पर खत्म हो जाता है। कहां पर खत्म हो जाता है, बड़ी आंत पर जो है यह डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। मुंह से शुरू होकर के बड़ी आंत पर समाप्त होता है। और इस दोनों के बीच में, मुंह से लेकर के बड़ी आंत के बीच में जो है बहुत सारे, मतलब कई सारे अंग हैं या ग्रंथियां हैं, कई सारे ग्रंथियां हैं या कई सारे क्या है, अंग है। मुंह से कहां तक, बड़ी आंत के बीच में कई सारे अंग हैं और कई सारी ग्रंथियां हैं जो कि भोजन के पाचन में जो है अपना मदद करती है, यानी कि योगदान करती है। ठीक है, और इसके बीच में कई सारी अंग और ग्रंथियां जो हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। और इसकी जो लंबाई जो है, आहार नाल की लंबाई जो है, ये लंबाई जो है आहार नाल की लंबाई ये 8 से 10 मीटर है। कितनी लंबाई है आहार नाल की, 8 से 10 मीटर, या फीट में इसको बदलेंगे तो लगभग जो है 32 फीट के आसपास आएगा। किसी में 8 मीटर भी होता है, किसी में जो है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर भी होती है। तो यहां पर देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मुंह से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन पर खत्म होता है। तो ये मुंह से जो शुरू होता है, तो मुंह के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंह से शुरू हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम तो मुंह से ही पढ़ लेते हैं।
तो मुंह के बारे में पढ़ना क्या है, मुंह तो जानते ही हैं मुंह कैसा होता है। तो मुंह में दो जबड़ा होता है, एक जबड़ा ऊपर का होता है और एक जबड़ा क्या होता है, नीचे का होता है। तो ऊपर का जो जबड़ा होता है, ऊपर का जबड़ा वह स्थिर रहता है, यानी कि वो गति नहीं करता है, लेकिन नीचे का जो जबड़ा होता है वह गतिशील होता है, गति करते रहता है। और मुंह में क्या होता है, तो मुंह में दांत होता है, जीभ होता है और ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, जिसको हाँ लार ग्रंथियां होती है। दांत, मुंह सॉरी दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती है। तो मुंह के बारे में देखते हैं। मुंह, माउथ, माउथ, माउथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माउथ, माउथ में क्या क्या होता है, दांत होता है, दांत, उसके बाद क्या होता है, जीभ होता है, और तीसरा क्या होता है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। दांत का क्या काम है, तो दांत का काम है भोजन को काटना। जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे कि अंतर्ग्रहण होगा, मुंह में भोजन तो रख दिए, और जैसे ही भोजन को काटा जाएगा तो काटने के लिए दांत चाहिए ना, तो दांत का काम है भोजन को काटना, फाड़ना, चबाना, पीसना। और उसके बाद जो है ये जीभ क्या करता है, तो जीभ जो है निगलने में मदद करता है। जीभ से टेस्ट का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि कड़वा है। और भोजन में जो है लार को मिलाने में मदद करता है जीभ। उसके बाद भोजन को निगलने में मदद करता है जीभ। और मुंह में जो है लार ग्रंथियां होती है, जिससे लार निकलता है, जो कि भोजन को जब हम चबाते हैं तो उसमें जो है लार मिलता है, और जिसके वजह से जो है भोजन अच्छे से मिल पाता है मुंह में, ठीक है। तो मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, तीन चीजें पाई जाती है। तो अब दांत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे विस्तार पूर्वक, और डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दांत के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, दांत के बारे में। तो मुंह में जो दांत होता है, मानकर चलिए ये दांत, मुंह में जो दांत जो होता है, दांत, दांत, मुंह में एक दांत की बात करें, एक दांत की बात करें मुंह में, तो ये दांत जो होता है, ये मसूड़ा जो होता है ना, मसूड़ा, मसूड़ा, ये मसूड़ा में दांत होता है। और मसूड़े के ऊपर वाले जो भाग का जो दांत होता है, मसूड़े के ऊपर जो होता है, मसूड़े के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन, यानी कि शीर्ष। मसूड़े में जो दांत होता है, एक दांत की बात करें तो मसूड़े में जो दांत है और दांत का ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्राउन, यानी कि शीर्ष कहेंगे। ये एक दांत की बात कर रहे हैं। और मसूड़े के नीचे, मसूड़े के नीचे जो धंसा हुआ पार्ट है, मसूड़ा के नीचे है जो मसूड़ा में धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूट। उसको क्या कहते हैं, रूट, यानी कि जड़ कहते हैं, जड़। यानी कि मान लीजिए ये दांत है आपका, दांत है, तो ये मसूड़ा है आपका, तो मसूड़ा में जो धंसा हुआ है वो जड़ हो गया, और ये ऊपर का जो हिस्सा है, मसूड़ा के ऊपर का हिस्सा है, वो क्या हो गया, वो क्राउन हो गया। और ये दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है, यानी कि मसूड़ा के ठीक ऊपर और मसूड़ा के ठीक नीचे, यानी कि क्राउन और रूट के ठीक बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं नेक। उसको क्या कहते हैं, नेक, यानी कि दांत का गर्दन, ये भी कह सकते हैं, यानी कि नेक उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। और ये तो एक दांत के बारे में हो गया। और ये दांत की जो बनावट होती है, बनावट, ये दांत की जो बनावट होती है, तो इस दांत के भीतरी भाग में, इस दांत के भीतरी भाग में जो है मज्जा गुहा भरा रहता है, मज्जा गुहा भरा रहता है, ठीक है। भीतरी भाग में क्या भरा रहता है, मज्जा गुहा भरा रहता है। और जहां पर मज्जा गुहा भरा रहता है उसको कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। दांत का जो बनावट है, एक दांत का बनावट, तो उसके भीतरी भाग में जहां पर मज्जा गुहा भरा रहता है उसको कहते हैं पल्प कैविटी। और ये मज्जा गुहा जो भरा रहता है
और इस पल्प कैविटी से दांत का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा ही तैयार होता है। एक दांत के बारे में बात कर रहे हैं, एक दांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दांत के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके भीतरी भाग में मज्जा गुहा भरा रहता है और यह मज्जा गुहा पल्प कैविटी में भरा हुआ रहता है, और यह पल्प कैविटी में जो मज्जा गुहा भरा रहता है ये सिर्फ और सिर्फ दांत के 10% भागों को ही तैयार कर पाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है एक डेंटाइन। डेंटाइन ये डेंटाइन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। इसको दंतास्थि भी कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, दंतास्थि। और ये डेंटाइन से जो है लगभग दांत के 80% भागों का निर्माण हो जाता है। किससे, डेंटाइन से। और एक होता है एनामिल। एनामिल होता है, एक क्या होता है, एनामिल होता है, एनामिल। और ये एनामिल जो है, एनामिल ये क्राउन पर रहता है, क्राउन पर यानी कि दांत के शीर्ष पर, यहां पर लिख सकते हैं दांत के शीर्ष, यानी कि दांत का जो ऊपरी हिस्सा है, क्राउन है, वहां पर ये एनामिल पाया जाता है। और ये एनामिल जो होता है ये हड्डी से भी मजबूत होता है, हड्डी से भी ये ज्यादा मजबूत होता है। और ये एनामिल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, CA3PO4 का होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट। यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर लिख देते हैं CA3, ये कैल्शियम फॉस्फेट का जो है एनामिल बना हुआ होता है। और ये एनामिल कहां पाया जाता है, और ये हड्डी से भी मजबूत होता है, दांत के क्राउन पर यानी कि शीर्ष पर पाया जाता है। और ये क्या करता है, और ये एनामिल जो होता है, जब ये कैल्शियम फॉस्फेट है तो ये सफेद कलर का होगा, सफेद। अगर ये एनामिल नहीं रहे तो दांत क्या हो जाएगा, पीला दिखेगा, दांत पीला दिखेगा। लेकिन दांत सफेद कैसे दिखता है, तो एनामिल के कारण। और एनामिल का जो प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रंग है, रंग ये सफेद है, और सफेद इसलिए है क्योंकि यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ था। तो दांत के बनावट के बारे में देखें कि भीतरी भाग जो होता है उसमें मज्जा गुहा भरा रहता है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। और उसके बाद जो है एक डेंटाइन होता है, डेंटाइन एक प्रकार का उत्तक है जिससे दांत के 80% भाग का निर्माण होता है। और एक होता है एनामिल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और यह दांत के क्राउन यानी कि शीर्ष पर पाया जाता है, और इससे जो है दांत को मजबूती प्रदान होती है, ठीक है। ये बनावट के बारे में देख लिए, इससे आगे देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे जब हम देखेंगे दांत के बारे में, तो मनुष्य के जीवन में जो है, मनुष्य के पूरे जीवन में दांत 2 बार निकलता है, दांत 2 बार निकलता है। एक बचपन में निकलता है कि नहीं, जब बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है तो दांत निकलना शुरू हो जाता है। और 2 बार जो दांत निकलता है, तो जन्म के बाद जो दांत निकलता है उसको कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत कहते हैं, या मिल्क टीथ भी कह सकते हैं, मिल्क टीथ। और जैसे ही बच्चा जब 6-7 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, तो ये मिल्क का जो मिल्क टीथ जो है, दूध के जो दांत है, ये एक एक करके टूटना शुरू हो जाता है। एक ही बार में नहीं टूट जाता है, एक ही बार में ऐसा नहीं है कि इसे मतलब सब दांत है वो टूट गया। मतलब 6-7 साल का जब बच्चा हो जाता है, 6 साल 7 साल, किसी का 8 साल मान लीजिए, तो वहां पर जो है मिल्क के जो दांत है, टीथ, ये मिल्क टीथ जो है, दूध दांत, ये जो है एक एक करके टूटना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो दांत निकलता है वो कहलाता है आपका परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ यानी कि अस्थाई दांत कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थाई दांत कहलाता है, ठीक है। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। और ये जो होते हैं दूध के जो दांत होते हैं ये 20 होते हैं। दूध के दांत कितना होता है बच्चा के मुंह में, 20, 10 गो ऊपर का जबड़ा में और 10 गो निचल का जबड़ा में, ठीक है। और ये परमानेंट टीथ जो होता है ये 32 गो होता है, 16 गो ऊपर वाला जबड़ा में और 16 गो नीचे वाला जबड़ा में। तो पूरे उम्र काल की बात करें, पूरे जीवन, मनुष्य के पूरे जीवन काल की बात करो तो ओकरा पूरा जीवन में कै गो दांत निकलता है, 32 गो यहाँ, 20 गो यहाँ, तक कुल मिलाकर के जो है 52 दांत निकलता है, जिसमें से 20 दांत जो एक एक करके टूट जाता है। और उसके बाद जो फिर से जो दांत निकलता है वो जो है परमानेंट टीथ यानी कि अस्थाई दांत कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं दांत के प्रकार। ये दांत के जो प्रकार है ये 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
पहला प्रकार है आपका इंसीजर। इंसीजर 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 है पहला प्रकार। कौन है? इंसीजर, जिसको कतरनक भी कहते हैं, कर्तनक। इसका काम क्या है? काटना। इसका काम क्या है? काटना। जैसे ही हम भोजन मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं, सबसे पहले काटा जाता है। तो जो काटने वाला दांत है वही कतरनक है, उसको इंसीजर कहते हैं। और इसका काम क्या है? काटना। और इसकी संख्या होता है कितना? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4, यानी कि 4 होता है। 4 निचलका जबड़ा में और 4 ऊपर वाला जबड़ा में होता है। हम एक यहाँ पर जब संख्या लिखेंगे तो एक ही जबड़ा का लिखेंगे, है कि नहीं, नीचे या ऊपर का। तो इसकी संख्या 4 होती है, यानी कि 4 नीचे वाला जबड़ा में, 4 ऊपर वाला जबड़ा में। फिर दूसरा जो है यह है भेदक। दूसरा क्या है? भेदक है। भेदक। दूसरा क्या है? भेदक। इसको कैनाइन कहते हैं, कैनाइन। इंसीजर, कैनाइन। और इसका काम क्या है? फाड़ना। फाड़ना। भोजन को काटने के बाद क्या किया जाता है? फाड़ा जाता है। भेदक इसको भेदने का काम करता है, फाड़ने का। और इसकी जो संख्या है 2 है। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। 2 यानी कि 2 नीचे वाला जबड़ा में और 2 ऊपर वाला जबड़ा में। भेदक के बाद है एक, कौन है? प्रीमोलर। इंसीजर, केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर है। और एक है मोलर। 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 ये प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर का काम क्या है? ये दोनों का काम चबाना है। चबाना। ये दोनों का काम क्या है? प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम क्या है? चबाना है। प्रीमोलर जो है ये भी चबाता है और मोलर जो है अच्छी तरीका से जो है भोजन को पीस देता है, पीस करके पूरा मेही कर देता है। ठीक है। और ये प्रीमोलर का जो संख्या है, प्रीमोलर का जो संख्या है, इसकी भी संख्या 4 है। 4 गो नीचे वाला जबड़ा में और 4 ऊपर वाला जबड़ा में। और ये मोलर का जो संख्या है, मोलर की संख्या, इसकी संख्या है 6। 6 नीचे वाला जबड़ा में और 6 ऊपर वाला जबड़ा में। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब आगे देखते हैं। यहां पर हम क्या देखें? दांत के प्रकार देखें। दांत के प्रकार में जो है पहला प्रकार था हमारा इंसीजर, यानी कि आई। इंसीजर था। इसकी संख्या कितना था? 4, यानी कि 4 ऊपर वाला जबड़ा में और 4 नीचे वाला जबड़ा में। तो 4 जब नीचे वाला जबड़ा में है तो 2 गो लेफ्ट साइड होगा और 2 गो किधर होगा? राइट साइड होगा। उसके बाद दूसरा था क्या? दूसरा था कैनाइन। कैनाइन बोले तो भेदक। इसमें जो है 2 ऊपर वाला जबड़ा में और 2 नीचे वाला जबड़ा में। तो एक जबड़ा में जो है एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। तीसरा जो है, तीसरा देखे क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर में भी क्या है? 4 ऊपर वाला जबड़ा में और 4 नीचे वाला जबड़ा में। तो 4 में से 2, एक जबड़ा की बात करें तो 2 राइट साइड होगा और 2 लेफ्ट साइड होगा। और उसके बाद चौथा क्या था? मोलर। और मोलर की संख्या कितना है? 6 है। मतलब 6 नीचे वाला जबड़ा में और 6 ऊपर वाला जबड़ा में। तो नीचे वाला जबड़ा में देखेंगे तो 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड। 3/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर समझ लीजिए ये हो गया आपका क्या? जबड़ा हो गया। जबड़ा हो गया। जबड़ा हो गया। इंसीजर है। इंसीजर की संख्या कितना है? 4। 2 हो गया आपका राइट साइड और 2 हो गया लेफ्ट साइड। इंसीजर। उसके बाद कैनाइन। कैनाइन बोले तो भेदक। और भेदक की संख्या कितना है? 2। तो एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या कितना है? 4। तो 4 है प्रीमोलर की संख्या, तो 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। ये हो गया, 4 हो गया। और मोलर की संख्या कितना है? 6। तो मोलर की संख्या 6 है तो 3 हो जाएगा लेफ्ट साइड और 3 हो जाएगा, इधर देख लीजिए, राइट साइड। तो कितना हो गया? 3 2 5 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। गड़बड़ा कैसे गया? 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 6 16। हाँ, 1 2 3, यानी कि 3 मोलर लेफ्ट साइड 3 मोलर राइट साइड, 6 हो गया। 2 प्रीमोलर लेफ्ट साइड और 2 प्रीमोलर राइट साइड। कितना हो गया? 3 3 6 4 10 हो गया। और फिर ये 2 कैनाइन है तो 10 2 12 और 4 16। तो 16 गो हो गया नीचे वाला जबड़ा में और 16 गो हो गया ऊपर वाला जबड़ा में, इक्वल टू 32 दांत। मतलब 32 दांत हो गया मुंह में। देख लिए यहाँ पर 32 दांत कैसे हैं।
उसके बाद बच्चा के जो मुंह में होता है वो दूध का जो दांत होता है, मिल्क टीथ, वो 20 होता है। तो वो 20 कैसे होता है? तो वो 20 ऐसे होता है कि जो बच्चा के मुंह में जो दूध का जो दांत होता है ना, उसमें ये प्री मोलर और ये लास्ट वाला मोलर, प्री मोलर और लास्ट वाला जो मोलर है, इसकी संख्या नहीं होती है, ये सब नहीं रहता है बच्चा के मुंह में। तो 2 गो तो प्री मोलर और 2 प्री मोलर, 4 हो गया, और 4 गो नीचे है तो 4 कितना होगा, ऊपर भी होगा, तो 4 4 8 हो गया। फिर 2, 1 मोलर इधर और 1 मोलर इधर, तो 2, और 2 नीचे है तो 2 ऊपर भी होगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 8 यहां से और 4 यहां से, 12 हो गया। तो 32 में से जब 12 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। 32 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 बच्चे के मुंह में होते हैं दांत, और जो परमानेंट टीथ जो होते हैं उसकी संख्या कितना है, 32 है। यहां पर टीथ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। टीथ फॉर्मूला यानी कि दांत का फॉर्मूला, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया। आई, आई मीन्स इंसीजर, उसके बाद सी केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर नीचे, नीचे वाला जबड़ा में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद ऊपर से देखेंगे, यहां ऐसे देखेंगे, इंसीजर, एक जबड़ा की बात करें ऊपर वाला जबड़ा में, तो 2 गो लेफ्ट साइड और 2 गो राइट साइड। उसके बाद केनाइन, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। प्रीमोलर, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। उसके बाद मोलर, 3 राइट साइड, गुना क्यों कर दिए हम। इंसीजर को देखेंगे तो 2 हो गया लेफ्ट साइड, 2 हो गया राइट साइड। केनाइन को देखेंगे तो 1 हो गया लेफ्ट साइड, 1 हो गया राइट साइड। प्री मोलर को देखेंगे तो 2 हो गया लेफ्ट साइड, 2 हो गया राइट साइड। उसके बाद मोलर को देखेंगे तो 3 हो गया लेफ्ट साइड और 3 हो गया राइट साइड। तो कितना हुआ, 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8, 8 8 कितना हुआ, 16, और जबरा कै गो है, 2 गो, तो 16 दूना 32। यही आपका है क्या, दंत फार्मूला है, यानी कि टीथ फार्मूला है यही आपका। उसके बाद अगर बच्चा में देखेंगे, बच्चा में तो इंसीजर तो होता है, केनाइन भी होता है, प्रीमोलर और मोलर, यही ना देखना है। तो बच्चा में जब देखेंगे तो इंसीजर जो है, इंसीजर तो है, 2 लेफ्ट साइड भी है और 2 राइट साइड भी है। प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर नहीं है। मोलर कितना है, तो केनाइन नहीं लिख दिए ना, केनाइन है, केनाइन एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। उसके बाद प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर बच्चा में नहीं है। मोलर 2 गो लेफ्ट साइड है और 2 गो राइट साइड है। 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 5 5 कितना हो गया, 10। जबरा का गो है, 2 गो, एक ऊपर और एक नीचे, तो 10 दूना क्या हो गया, 20। तो देख रहे हैं बच्चा में दांतों की संख्या 20 है और वयस्कों में दांतों की संख्या कितना है, 32 है। तो ये आपका टीथ फार्मूला था, और समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दांत के बारे में पढ़ लिए। मुंह में क्या था दांत के बाद, दांत के बाद था मुंह में जीभ था, 28 जीभ था, जीभ। जीभ के बारे में आप पढ़ते हैं। जीभ, ये है आपका जीभ, ये क्या है, जीभ। जीभ बोले तो टंग, जीभ। जीभ जो है एक प्रकार की मांसल संरचना है। कैसी संरचना है, मांसल संरचना है, मांस का बना हुआ है। और जीभ का काम क्या है, तो जो भोजन काट करके चबाएं, दांत से इतना जो कांड हुआ, भोजन को काटा गया, उसके बाद फाड़ा गया, उसके बाद चबाया गया, पीसा गया, तो ये भोजन में जो लार ग्रंथिया से जो लार निकली, तो वो लार को भोजन में मिलाया कौन, तो जीभ मिलाया। और जीभ मिलाने के बाद जब भोजन में अच्छे से लार जब मिल जाता है, भोजन जब अंदर जाने के लिए तैयार होता है, तो जीभ जो है भोजन को अंदर मतलब करने में जो है, निगलने में मदद करती है, कौन, जीभ। और जीभ से जो है भोजन के टेस्ट का भी पता चलता है, ये भी देखेंगे। तो ये जीभ जो है एक प्रकार की मांसल संरचना है, जो कि भोजन को जो है निगलने में और मिलाने में जो है मदद करती है, ठीक है।
ये जीभ में जो है एक इस प्रकार की जो है रोएदार जो है एक कलिका बना हुआ होता है। रोएदार जो है क्या बना हुआ होता है? कलिका बना हुआ होता है, कलिका। रोएदार कलिका बना हुआ था, कलिका बना हुआ था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैपिला। पैपिला कहते हैं, पैपिला। और ये पैपिला से जो है ना स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। जीभ में जो है एक रोएदार, मतलब रोएदार प्रकार की जो है एक संरचना बनी हुई होती है जिसको कहते हैं पैपिला, और ये पैपिला से जो है स्वाद का पता चलता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब पैपिला से स्वाद का पता चलता है तो कह सकते हैं ये स्वाद कलिकाएं हैं, ये भी तो कह सकते हैं स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं हैं, या टेस्ट बड, टेस्ट बड है ये क्या है? टेस्ट बड है, स्वाद कलिकाएं जिसको पैपिला कहते हैं, और इसी से जो है स्वाद का पता चलता है। और ये जो बना हुआ है टेस्ट बड, तो इसका ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ऐसे कह सकते हैं, बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म पापिला। फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला। और इससे जो है ना स्वाद का पता नहीं चलता है, इसमें जो है फिलीफॉर्म पापिला में जो है स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, इसमें जो है स्वाद नहीं रहता है, फिलीफॉर्म पैपिला में स्वाद का पता नहीं चलता है। और इसके करगी करगी से जो है, यहाँ पर करगी करगी, अर्गी अर्गी, किनारे किनारे, जो भी भाषा में समझना है समझिए, करगी करगी जो है ये जो बना हुआ है टेस्ट बड, बीच में जो टेस्ट बड बना हुआ उसको बोले फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में स्वाद का पता नहीं चला, लेकिन किनारे किनारे जो कलिका बना हुआ है, किनारे किनारे जो कलिका बना हुआ है, इसको कहते हैं फंगीफॉर्म। किनारे वाला कलिका को क्या कहते हैं? फंगीफॉर्म कहते हैं, फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म। और किनारे वाला कलिका को फंगीफॉर्म कहते हैं। तो ये फंगीफॉर्म जो है, इससे जो है भोजन के स्वाद का पता चलता है। और वो स्वाद कैसा? तो फंगीफॉर्म से स्वाद का पता चलता है खट्टा, खट्टा, मीठा और नमकीन, खट्टा, मीठा और नमकीन। ये तीन प्रकार के स्वाद का पता चलता है किससे? फंगीफॉर्म से, फंगीफॉर्म टेस्ट बड से। ठीक है, और एक कलिका जो है यहां पर बनी हुई होती है, यहां पर ऐसे, और इसकी जो संरचना होती है कुछ मोटी होती है, कुछ मोटी संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना बनी होती है, और इसका नाम है सर्कमवैलेंट पैपिला। इसका नाम क्या है? सर्कमवैलेंट, सर्कमवैलेंट, सर्कमवैलेंट पैपिला इसका नाम है। और इससे जो है सर्कमवैलेंट पैपिला से जो है तीखा स्वाद का पता चलता है। कैसा स्वाद का पता चलता है? तीखा स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के बारे में इतना चीज समझे कि जीभ जो है एक मांसल आकृति है कि नहीं? इसमें जो है एक रोएदार संरचना बनी होती है जिसको टेस्ट बड कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं टेस्ट बड। और टेस्ट बड की जो बीच वाली जो आकृति है, इससे जो है स्वाद का पता नहीं चलता है, और इसको कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। कौन पैपिला? फिलीफॉर्म पैपिला। और इसके अर्गी अर्गी से जो ये रोएदार संरचना बनी हुई है, टेस्ट बड बना हुआ है, इसको कहते हैं फंगीफॉर्म पैपिला। और इस फंगीफॉर्म से जो है, फंगीफॉर्म से जो है स्वाद का पता चलता है। और कैसा स्वाद? तो मीठा, खट्टा और नमकीन, तीन प्रकार के स्वाद का पता चलता है इस फंगीफॉर्म से। और एक संरचना यहां पर बनी हुई है जिसको कहते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला। और इस सर्कमवैलेंट पैपिला से जो है तीखा स्वाद का पता चलता है, तीखा स्वाद का पता चलता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये किनारे किनारे जो टेस्ट बड बना हुआ है, इससे फंगीफॉर्म तो बोले, और इससे तीन प्रकार के टेस्ट का पता चला। वो तीन प्रकार का टेस्ट कौन था? खट्टा, मीठा और नमकीन। अब ये तीनों टेस्ट किधर किधर से पता चलता है उसको देखते हैं। ये रहा आपका जीभ, ये क्या है? जीभ है, जीभ है। और जीभ का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, आगे वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला देखने का कोशिश कीजिए। यहां से जो है ये मतलब ये टेस्ट बड से मीठा स्वाद का पता चलता है, मीठा, मीठा स्वाद का। और इधर का जो हिस्सा है, इधर का थोड़ा सा इससे ऊपर का हो गया, यहां से नमकीन, यहां से नमकीन। और इससे थोड़ा ऊपर जाइएगा, इससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो खट्टा,
यहाँ पर खट्टा, और यहाँ पर तो आपको पता ही है, यहाँ पर तीखा, यहाँ पर तीखा, और बीच वाला हिस्सा में जो है कुछ नहीं, बीच वाला हिस्सा में कोई टेस्ट नहीं। तो यहाँ से क्या देखें, बीच वाला हिस्सा में कोई टेस्ट नहीं, मीठा जो फंगिफॉर्म पेपिला है उसके आगे वाला हिस्सा जो है, आगे वाला हिस्सा से मीठा स्वाद का पता चला। उसके बाद किनारे वाला, आगे वाला से ठीक ऊपर का जो किनारे वाला हिस्सा होता है वहां से नमकीन का पता चला, और नमकीन से थोड़ा सा ऊपर का जो ये पेपिला था यहाँ से ये टेस्ट बड से खट्टा स्वाद का पता चला। बीच वाला से कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, जिसको कौन पेपिला कहते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला, और इसको जो है इसको सरकमवैलेंट पेपिला कहते हैं। इससे जो है तीखा स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के बारे में इतना चीज पता चल गया, और टेस्ट के बारे में भी देख लिए कि किससे जो है किस टेस्ट का पता चलता है। तो मीठा, तीखा, मीठा, नमकीन और खट्टा, मीठा, नमकीन और खट्टा, ये किस पेपिला से, तो फंगिफॉर्म पेपिला से। आगे वाला हिस्सा से मीठा, बीच किनारे वाला हिस्सा से नमकीन और खट्टा, जबकि ये सरकमवैलेंट पेपिला से तीखा, और बीच वाला हिस्सा से जिसको क्या बोलते थे, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म से कोई टेस्ट नहीं। तो दोस्तों यहां तक ये था जीभ से संबंधित कुछ बातें, और दांत से संबंधित बातें, और मुंह से संबंधित बातें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। कल की क्लास को हम इससे आगे करेंगे। दांत के बारे में पढ़ लिए, जीभ के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड बच रहा है, लार ग्रंथि बच रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही मुंह खत्म होगा उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी तमाम चीजें हैं, और भी मतलब कई सारी संरचनाएं हैं, उसको पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी सहयोग करिए जैसे कि हम आपको कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।